तो 2018 में इंडिया के टॉप कंपोजर सचिन जिगर ने कहा था कि कास्टिंग काउच बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत नॉर्मल हो चुका है, जहां हायर पोजीशन वाले लोग सेक्सुअल फेवर के बदले कोई सॉन्ग या कोई प्रमोशन डील देते हैं और आपका फेवरेट सिंगर उतने पैसे नहीं कमाता जितने आप सोचते हो। ऑल दीज स्टार्स आर ओवरवर्क्ड एंड अंडरपेड, एंड इवन आफ्टर ओवरवर्क इन सम केसेस दे आर नॉट एबल टू पे देयर बिल्स। और के-पॉप कल्चर में तो सिंगर्स कब क्या खाएंगे, कहाँ जाएंगे, किसके साथ जाएंगे, किसे डेट करेंगे, इंस्टाग्राम पे क्या पोस्ट करेंगे, ये सब म्यूजिक लेबल डिसाइड करता है। कैसे इस पूरी इंडस्ट्री को अंडरवर्ल्ड और माफिया रन करते हैं, कैसे अंडरवर्ल्ड के लोग अपना ब्लैक मनी म्यूजिक इंडस्ट्री में डाल के वाइट करते हैं। सो लेट्स लुक इनटू द डार्क साइड ऑफ द म्यूजिक इंडस्ट्री। तो पहला पॉइंट है कि डीजे या रेडियो स्टेशन को किसी भी सॉन्ग को टॉप 10 में लाने के लिए या बार बार लोगों को सुनाने के लिए पैसे मिलते हैं, क्योंकि जब गाना बार बार चलेगा, लोग उसे बार बार सुनेंगे, तभी तो वो लोगों का फेवरेट बनेगा और लोगों की ज़बान पे चढ़ेगा। और इसी का सेकंड पार्ट है सिंगर्स को प्रमोट करने के लिए फेक फॉलोअर्स खरीदना। फोर्ब्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग शकीरा के मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स में से सिर्फ 21% ही रियल है। और अगर हम बात करें बॉलीवुड की, तो इंडियन बॉलीवुड एक्टर एंड सिंगर प्रियंका चोपड़ा के सिर्फ 50% फॉलोअर्स ही रियल है। और अगला पॉइंट है फेक न्यूज और र्यूमर्स से सिंगर्स और उनके गानों को फेमस करना। यू विल बी शॉक्ड टू नो कि आज तक तुमने जो भी रैप बैटल्स, सेलेब्स के बीच की राइवलरी या कोई अफेयर देखा है, उनमें से मेजॉरिटी फेक है। और इसका एग्जांपल है रैपर काइनी वेस्ट और 50 सेंट के बीच हुई रैप बैटल, जिसे खुद काइनी वेस्ट ने एक इंटरव्यू में फेक बताया था। और एक एग्जांपल और लेते हैं तो 2005 में रिहाना की फर्स्ट एल्बम प्रमोट करने के लिए प्रोड्यूसर्स ने वन ऑफ द मोस्ट फेमस सिंगर जे-ज़ी के साथ रिहाना के अफेयर्स के र्यूमर्स फैलाए थे, क्योंकि ऑब्वियसली अगर कोई ऐसी आउट ऑफ द बॉक्स न्यूज बाहर आए तो ऑडियंस में आग की तरह फैलेगी। और जितने ज्यादा ये रूमर्स फैलेंगे, जितने ज्यादा लोग इस चीज के बारे में बात करेंगे, उतने ज्यादा लोग रिहाना के एल्बम भी सुनेंगे एंड अल्टीमेटली उतने ज्यादा व्यूज होंगे, उतने ज्यादा पैसे होंगे, उतनी ज्यादा पब्लिसिटी होगी, उतने ज्यादा फेम होगी, उतना ज्यादा सब कुछ होगा। और अब आते हैं अगले पॉइंट पे, और इस पॉइंट से जितनी भी इंडियन जनता है वो बहुत ही ज्यादा रिलेट और एग्री करेगी। तो रियलिटी शो को फेमस करने के लिए कंटेस्टेंट की सैड स्टोरी हाईलाइट करके दिखाते हैं। हम बहुत छोटे हैं सर, आपकी कला के सामने ये तो सब कुछ बहुत ही नीचा। और फिर इस सैड स्टोरी का इम्पैक्ट एम्पलीफाई करने के लिए पीछे एक बैकग्राउंड म्यूजिक डाल देते हैं, साथ में एक स्ट्रगल वाली स्टोरी सुना देते हैं। जजेस और ऑडियंस में कुछ लोगों को रोने को बोल देते हैं। और फिर इससे तुम्हारे दिमाग पे जो इम्पैक्ट पड़ता है, तुम रियलिटी शो देखो ना देखो, पर उस बंदे की परफॉर्मेंस देखने के लिए जरूर आते हो। इससे ऑब्वियसली आपका उस सिंगर की तरफ एक सॉफ्ट कॉर्नर क्रिएट होता है और इनके गानों को फेमस करने के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। जो भी कैंडिडेट्स ऑडिशन देने आते हैं, उनसे पहले उनकी सारी डिटेल और उनके बैकग्राउंड के बारे में पूछ लिया जाता है। तो उस कैंडिडेट का सेलेक्ट होना या ना होना उसके बैकग्राउंड पे भी बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि अगर रियलिटी शो वालों को उसके बैकग्राउंड में कोई अच्छी स्टोरी लाइन दिख गई, तो इवन इफ उसमें अगर बाकी कैंडिडेट्स के कंपैरिजन में टैलेंट कम है, स्टिल उसे सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि शो की पब्लिसिटी होगी। और इस बात से हम सब एग्री करेंगे, फिर चाहे वो केबीसी हो, अमेरिकन आइडल हो या फिर इंडियन आइडल हो, वहाँ पे 50% से ज़्यादा कैंडिडेट्स की सैड स्टोरी दिखाई जाती है। और इससे हमारे अंदर ये फीलिंग आती है कि भाई ये कितना स्ट्रगल करके यहाँ तक आया है। अगर केबीसी है तो इसे और पैसे जीतने चाहिए, अगर इंडियन आइडल है तो इसे और आगे तक जाना चाहिए, और इसलिए हम वो शो देखेंगे। ये सारे रियलिटी शो आपकी साइकोलॉजी के साथ खेल के आपको प्रोडक्ट बना के पैसे कमा रहे हैं। पर इतना सब हो जाने के बाद इन आर्टिस्ट के हाथ क्या लगता है? बस इतने पैसे कि वो अपने बिल्स भर सके। तो जब स्पॉटिफाई, गाना और अमेजोन म्यूजिक जैसे ऐप्स नहीं थे, तो ये क्रिएटर अपने सॉन्ग की कॉपी बेच के पैसे कमाया करते थे। लेकिन अब ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स की वजह से कोई ऑफलाइन कॉपीज खरीदता ही नहीं है। आज एक आर्टिस्ट की अर्निंग का मेजर पोर्शन है लाइव शोज, पर सैडली म्यूजिक लेबल्स इसका भी 80% ले लेते हैं। एक तेरा, एक मेरा, दो तेरा, दो मेरा, तीन तेरा, तीन मेरा, 50-50 बराबर है। एवरीथिंग ओके? हैप्पी? वेरी हैप्पी। नो चीटिंग? नो चीटिंग। भाई अगर चीटिंग लगता है तो कैलकुलेटर ये कैलकुलेट कर ले भाई। नहीं, यू आर ग्रेट। सो लाइव शोज वो एक जगह जहाँ से आर्टिस्ट की अर्निंग अच्छी हो सकती थी, वहाँ से म्यूजिक लेबल अपना एक बड़ा कट ले लेते हैं, और इसलिए सारे आर्टिस्ट कमाते हैं मर्चेंडाइज और ब्रांड डील से। और इसका परफेक्ट एग्जांपल है बियॉन्से, जिसने 2014 में अपना परफ्यूम हीट बेच के 2000 करोड़ रुपए कमाए थे। और ऑन द अदर हैंड उनकी सबसे फेमस एल्बम डेस्टिनी चाइल्ड, उससे उन्हें सिर्फ 400 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, विच इज 5 टाइम्स। सिर्फ बियॉन्से नहीं,
टेलर स्विफ्ट भी अपने 5 परफ्यूम ब्रांड एंडोर्स करके पैसा कमाती है और जस्टिन बीबर का भी फेमस फैशन ब्रांड है ड्रीव नाम का। सो हर आर्टिस्ट या सिंगर कोई ना कोई ब्रांड एंडोर्समेंट करता है। ये बात अरमान मलिक ने भी बियर बाइसेप्स की पॉडकास्ट में बोली थी और इस बात को नेहा कक्कड़, सोनू निगम और कार्तिक आर्यन ने भी सपोर्ट किया था। इन सारी बातों के बाद चाहे किसी को कितने पैसे मिले, इन आर्टिस्ट को फेम और फॉलोअर्स तो मिल जाता है। एटलीस्ट इन आर्टिस्ट की फेस और ब्रांड वैल्यू तो बन जाती है। लेकिन लिरिसिस्ट का क्या? उन्हें ना तो पैसे मिलते हैं, ना तो उनकी कोई फेस वैल्यू बनती है, ना तो कोई ब्रांड उन्हें अप्रोच करती है। जस्टिन बीबर का जो सॉन्ग है एज लॉन्ग एज यू लव मी, उसकी 470 मिलियन से भी ज्यादा प्लेज हैं और 2012 में उसकी 22 लाख से भी ज्यादा कॉपीज बिकी थी। एंड कैन यू गेस इस गाने की इतनी मैसिव सक्सेस के बाद इस गाने के लिरिसिस्ट एंड्रयू लिंडेल को कितने पैसे मिले होंगे? सिर्फ 16,000 रुपीज। पर इसमें शौक होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि कई केसेस में पैसे तो छोड़ो, लिरिसिस्ट को क्रेडिट तक नहीं मिलता है। लिरिसिस्ट से उनका क्रेडिट तक छीन लिया जाता है। जब घूमिया के लिरिसिस्ट इरशाद कामिल को कोई जानता है? मनोज मुंताशरी, वो इज द लिरिसिस्ट ऑफ मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। पर ये गाना हमें सिर्फ अरिजीत सिंह की वजह से पता है। और ये बात हाईलाइट करने के लिए गैंग्स ऑफ वासेपुर के लिरिसिस्ट वरुण ग्रोवर और 3 इडियट्स के लिरिसिस्ट स्वानंद किरकिरे ने मिलकर क्रेडिट दे दो यार इस नाम से एक सॉन्ग बनाया था। और कहा जाए तो आज की डेट में ये इन लिरिसिस्ट का एंथम है। और लिरिसिस्ट को फेम ना मिलने और अरिजीत सिंह को फेम मिलने के पीछे म्यूजिक लेबल्स का हाथ है, जो कि कभी लिरिसिस्ट का फेस दिखाते ही नहीं है। फेस दिखाना तो छोड़ो, उनको क्रेडिट तक नहीं देते हैं, जिससे हमें उनका नाम तक नहीं पता। और इससे भी बड़ा प्रॉब्लम है पायरेसी का, जिससे सिंगर्स और लेबल्स का पैसा कमाना बहुत मुश्किल हो जाता है। वैसे तो ग्लोबल पायरेसी रेट 20 to 25% है, पर इंडिया में रेट 65 to 70% है। और इस वजह से लेबल्स एंड अल्टीमेटली सिंगर्स पैसा नहीं कमा पाते। और के-पॉप की लेबल कंपनीज तो उनके स्टार्स का उठना बैठना, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना, लोगों से मिलना, मीडिया पे कुछ बोलना, सब कुछ कंट्रोल करती है और उन्हें कंपनी छोड़ के जाने भी नहीं देती। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में 3 मेजर लेबल हैं, टी सीरीज, जी और सोनी। और इंटरनेशनली सोनी, वार्नर और यूनिवर्सल, ये 3 मेन लेबल्स हैं। एंड एट द एंड यही लेबल्स डिसाइड करते हैं कि कौन सा सिंगर फेमस होगा, कौन सा सिंगर फेमस नहीं होगा, कौन सा गाना हिट होगा, कौन सा गाना हिट नहीं होगा, एवरीथिंग। और इस बात को तुम इसी चीज से समझ सकते हो कि हर साल इंडियन आइडल में कितने सारे कंटेस्टेंट्स आते हैं, कितने सारे विनर्स होंगे आज तक। और इंडियन आइडल्स के इतने सारे सीजन्स, इतने सारे कंटेस्टेंट्स, इतने सारे विनर्स के बीच सिर्फ एक नाम, अरिजीत सिंह, जो इंडियन आइडल में नंबर 6 आए थे, उनका नाम फेमस हो गया। दर्शन रावल, जो कि एक रनर अप थे, उनका नाम फेमस हो गया। और जो लोग फर्स्ट आए थे या जिन लोग ने इनसे बेटर परफॉर्म किया था, उनको आज हम जानते तक नहीं। सो इससे ये तो साफ हो जाता है, जो लेबल चाहेगा वही होगा। लेबल जिसको आगे बढ़ाना चाहेगा वही आगे बढ़ेगा। पर लेबल्स के साथ साथ एक और चीज का बहुत ही बड़ा हाथ और इम्पैक्ट है, माफिया। और ये चीज तुम इसी बात से समझ सकते हो कि एक टाइम पे अरिजीत सिंह को हर बॉलीवुड मूवी में गाने मिलते थे, लेकिन आज अरिजीत सिंह के पास गाने के लिए सॉन्ग्स नहीं है। एंड सेम इज द केस विद सोनू निगम। और इन दोनों सिंगर्स के साथ ये हुआ था सलमान खान को कुछ भला बुरा बोलने के बाद। उसके बाद अरिजीत सिंह और सोनू निगम दोनों को काम मिलना बहुत मुश्किल हो गया। और यह बात सिर्फ बॉलीवुड की नहीं है, पूरा इंटरनेशनल मार्केट इससे इन्फ्लुएंस्ड है। फॉर एग्जाम्पल, लैटिन अमेरिका में माल माफिया अपने पैसे म्यूजिक इंडस्ट्री में लगा के अपना ब्लैक मनी व्हाइट मनी में बदलता है। सो माफिया कंट्रोल्स दीज लेबल्स। माफिया एंड लेबल्स collectively decide that which singer will get famous, which song will get hit. और तो और टी सीरीज के फाउंडर गुलशन कुमार की जब डेथ हुई थी, तो इसके पीछे भी अंडरवर्ल्ड का हाथ बताया गया था। और हमारा वीडियो का लास्ट पॉइंट है ड्रग्स एंड मेंटल हेल्थ। तो हमने देखा है कैसे एक्टर्स और सिंगर्स 20 to 30 ईयर्स की एज में बहुत सारा फेम और पैसा कमा लेते हैं, पर कई केसेस में इसी 20 to 30 ईयर्स की एज में ये गोली मार के सुसाइड भी कर लेते हैं। और इसका रिसेंट एग्जाम्पल है अवीसी, जिनने सुसाइड कर लिया था। इसके अलावा जस्टर बेलिंगटन और भी कई सारे फेमस लोग सुसाइड कर लेते हैं। अगर हम बॉलीवुड की बात करें तो आप सुशांत सिंह राजपूत की एग्जांपल ले सकते हैं। अकॉर्डिंग टू रिसर्च 80% आर्टिस्ट डिप्रेस्ड रहते हैं और 15 to 20% के पास सुसाइडल थॉट्स होते हैं। मतलब हाउ क्रेजी इज दिस? जिस गाने को सुन के तुम पंप फील करते हो और हमारा मूड बदल जाता है, उस गाने को गाने वाला सिंगर डिप्रेशन और सुसाइडल थॉट्स का शिकार है। क्या पता आपका फेवरेट सिंगर डिप्रेशन और सुसाइडल थॉट्स में जी रहा हो। क्या पता आपके फेवरेट सिंगर के पेचेक का एक मेजर चंक म्यूजिक लेबल ले जा रहा हो। क्या पता आपके फेवरेट सिंगर की पर्सनल लाइफ वो खुद नहीं कोई और कंट्रोल कर रहा हो। विच इज रियली डार्क एंड सैड टू थिंक अबाउट। इस वीडियो में हमने बात करी डार्क साइड ऑफ म्यूजिक इंडस्ट्री एज ए होल की। अब अगर तुम्हें पर्टिकुलरली हनी सिंह के बारे में जानना है तो तुम इस वीडियो पर क्लिक करो। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और नीचे वो फायर वाला इमोजी कमेंट कर देना। एज ऑफ नाउ दिस इज विवेक साइनिंग ऑफ।